ख़ास अहमियत रखता है और इसलिए पाकिस्तान और चाइना दोनों साइड्स के इसकी अहमियत का इजहार भी करते हैं और उसी कमिटमेंट का आज दोनों साइड्स ने, चाइना ने भी और पाकिस्तान ने, इस बात पे इत्मीनान का इजहार किया कि इसके बावजूद कि कोविड आया और दुनिया की मईशतें बड़े मुश्किल वक्त से गुजरी, चाइना और पाकिस्तान दोनों के अंदर बंदिशें लगीं, बार बार लगती रहीं, अभी भी हैं, उसके बावजूद कोशिश की गई कि सीपेक से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम जारी रखा जाए। चाइना के वर्कर्स जो हैं, आपको पता है कि चाइना का ट्रैवल आज भी जो है उन्होंने बड़ा महदूद किया हुआ है, लेकिन सीपेक के जो मंसूबे थे उनके लिए चाइना के वर्कर्स पिछले साल ही वापस आ गए थे और उन पर काम दोबारा शुरू हो गया था। आज जो माहदे हुए या फैसले किए गए, जैसे मैंने जिक्र किया, मेरे ख्याल में जो सबसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्साइटिंग मैं कहूँगा जो डेवलपमेंट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप स्टार्ट करने का फैसला किया गया। आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक ने और उनके काउंटर पार्ट जो चाइना के हैं उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए, क्योंकि हमारी अगर आप मईशत को देखें तो इस वक्त आज जो हमारी मईशत है उसके अंदर ज़राअत जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत इस लिहाज से रखती है कि 2/3 पाकिस्तान की आबादी जो है उसका ज़राअत पे बिलवास्ता या बिला वास्ता इन्हिसार है। लेकिन अगर आप कल की मईशत की तरफ देखना चाहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये डिजिटल दुनिया है 21वीं सदी, और चीन जो है उसने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं और आपको इस वक्त दुनिया के अंदर इस वक्त जो मुकाबला नज़र आता है उसमें से एक जो एरिया जिसकी आपने भी सब ने जिक्र सुना होगा वो 5G या 5th जनरेशन जो डेटा है और जो हमारी मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है और वाईफाई है, उसके लिए चीन और अमेरिका का इस वक्त मुकाबला चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी चाइना ने डेवलपमेंट की है। उसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट पोर्टल्स हैं, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी एक्शंस करने वाली ऑनलाइन जो डिजिटल पोर्टल है, पेमेंट सिस्टम है, वो भी चाइनीज़ कंपनी है और उसका एक झेली इदारा इस वक्त पाकिस्तान में काम भी कर रहा है। अली पे के नाम से वो कंपनी अली बाबा ग्रुप की कंपनी है। तो इसी तरीके से और मुख्तलिफ एरियाज़ हैं इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जिसमें चीन ने आलमी सतह के ऊपर बहुत कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है। हमने देखा कि पिछले साल हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स जो हैं एक साल के अंदर 47% इजाफा हुआ एक्सपोर्ट्स के अंदर, और $1.2 अरब के करीब जो एक्सपोर्ट्स होती थी वो $2 अरब से ज़्यादा बढ़ गई और इस साल फिर उम्मीद ये की जा रही है कि इनमें मज़ीद तरक्की देखने को मिलेगी। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से और नौजवानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही मेरे ख़्याल में और हमारे ख़्याल में बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। दूसरा MOU जिसके ऊपर दस्तखत किए गए जी, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है निंगबो पोर्ट जो चाइना की है और गवादर के दरमियान। गवादर ज़ाहिर है एक कलीदी अहमियत रखता है सीपेक के लिए। NINGBO। मैंने आज निंगबो, अच्छा मैं आज क्यानी साहब मैं बता रहा हूँ सिर्फ स्पेलिंग नहीं, मैंने आज मीटिंग से पहले तलफ़ुज़ के ऊपर भी मैंने चाइनीज़ से पूछा था कि नाम सही तलफ़ुज़ क्या है, क्योंकि अब बता देंगे यार, मैं ताब बाद में बता दूंगा स्पेलिंग। अच्छा बता दूंगा ना, ख़त्म यार, आगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी इसकी स्पेलिंग पे। अच्छा मैं ताब बता दूंगा यार, मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा फिर ये गवादर जो है, गवादर पोर्ट जो है ज़ाहिर एक कलीदी अहमियत रखता है हमारी सीपेक की जो तमाम मनसूबाबंदी है उसके अंदर और पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल के लिए भी। तो ये हमें एक मदद हासिल होगी उसको और मज़ीद तरक्की देने के लिए। इसी तरीके से एक MOU के ऊपर दस्तखत हुए, कराची कोस्टल डेवलपमेंट एक मंसूबा बनाया गया है। मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने इस मंसूबे के ऊपर काम किया है और चाइनीज़ कंपनी जो है CRBC उनके साथ मुआहदा हुआ है और ये भी कराची पोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं और उससे मुल्का जो एरिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए MOU, ये MOU फ्रेमवर्क था वो निंगबो पोर्ट और ग्वादर वाला जो था ये MOU है।
ये डेवलपमेंट हुई। उसके बाद उन्होंने चाइनीज़ वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से LOAs उन्होंने एक्सचेंज किया। बलूचिस्तान सोलर पावर इक्विपमेंट डोनेट कर रहे हैं और मेडिकल इक्विपमेंट एंड मटीरियल्स डोनेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो बड़े मंसूबे हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे, उन सब का भी जिक्र हुआ। इसके अंदर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, जो मोटरवेज़ हैं, उसकी वो भी मिनट किए गए हैं, उनकी डेवलपमेंट और फर्दर कमिटमेंट जो है। एनर्जी के एरिया के अंदर कोऑपरेशन को हमने आगे किस तरीके से लेकर चलना है, और तो एक वसी पैमाने के ऊपर जो कोऑपरेशन है उसका इजहार इस JCC के मिनट्स के अंदर आपको नज़र आएगा। एक चीज़ जिसके ऊपर बात की, और मैं बहुत ज़्यादा तफसील में शुरू में नहीं जानना चाहता, उसके बाद आप जो सवालात हैं वो पूछ लेगा। एक चीज़ जिसके ऊपर खुसूसी तौर पर चाइनीज़ साइड ने भी जिक्र किया और ज़ोर दिया और हमने भी, और वो है सिक्योरिटी। ज़ाहिर है जैसे जैसे CPEC की तरक्की हो रही है, CPEC मज़ीद वसी होता जा रहा है, दायरा-ए-कार बढ़ता चला जा रहा है, हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है, अल्लामा इकबाल के अंदर आई है, रशकई के अंदर प्रोजेक्ट लग रहा है। उसके अलावा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आई हैं जो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर भी लग रही हैं। मैंने ख़ुद एक टेक्सटाइल कंपनी का विज़िट किया था मुल्तान रोड के ऊपर, तकरीबन एक शिफ्ट के अंदर 2800 वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है। तो चाइनीज़ जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है, और इसलिए सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है और अहमियत है वो भी बढ़ती जा रही है। दासू के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ था, उस पर दोनों साइड्स ने ज़ाहिर है इज़हार अफसोस भी किया, जो उनके लवाकिन उसने हमदर्दी का इजहार भी किया, और इस बात का यादा भी किया कि जल्द से जल्द उनके जो लोग जिन्होंने ये घिनौनी जुर्म किया था और ये दहशतगर्दी की वारदात की थी, उनको पकड़ा भी जाए और उनको सज़ा भी दिलवाई जाए कोर्ट्स के अंदर। और मजमूई तौर पे जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया था कि पिछले एक माह के अंदर सिक्योरिटी के इंतज़ामात को मज़ीद और तक़वियत देने के लिए एक बड़ी मरबूत अपनी हिकमत अमली बनाई गई है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए खसूसी सेल, वो चाइना से स्पेसिफिक नहीं है, एक फॉरेनर्स जो पाकिस्तान में फॉरेन नेशनल्स काम करते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर एक खसूसी सेल भी बनाया गया है ये सारे काम के कोऑर्डिनेशन के लिए। तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला, इसके बावजूद कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, CPEC जो है वो दुनिया में ताकतें हैं, ख़ास तौर पे हमारे मशरिक़ में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो निशाना रहता है। और ये निशाना जो है वो सिर्फ फ़िज़िकल अटैक की सूरत में नहीं होता, वो जो है वो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है। वो सोशल मीडिया पे गलत ख़बरें फैलाना, फेक न्यूज़, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ख़बरें लगाना, हर किस्म के अटैक आते हैं CPEC के ऊपर। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की टॉप लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वहाँ से लेके अवाम तक, दोनों चाइनीज़ अवाम और पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि इस आपस की जो दोस्ती है, आपस की जो बामी शराकत है, उसके कमिटेड हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा उसका मुकाबला भी किया जाएगा। और जैसे जैसे वसअत आ रही है, मुझे ये लगता है जिस तरीके से एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी में इस्तेमाल किया जाता है टिपिंग पॉइंट, हम जल्द उस जगह पे पहुंच रहे हैं, उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं। ये जो नए हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ज़राअत का, बड़ी तफसील से मैं अभी उसमें नहीं गया, 8 मुख्तलिफ पॉइंट हैं जो JCC के अंदर आज अप्रूव हो गए, जो DIWG के अंदर किए गए थे। इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का मैं जिक्र कर दिया, IT का जिक्र कर दिया। तो वो एक टिपिंग पॉइंट होता है जिसके बाद मोमेंटम एक गेन कर लेती है, फिर उसको कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकते। और इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है हम उसी स्टेज के ऊपर अब पहुंच गए हैं। थैंक यू जी। जी शहबाज सर, इसमें ओवरऑल आपकी एक प्रोग्रेस नजर आ रही है, बट 2-3 चीज़ें जो पाकिस्तान का एक फोकस था कि हम मेन लाइन 1 ML1 प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी ख्वाहिश थी कि उसके ऊपर फाइनेंसिंग एग्रीमेंट हो जाए, और दूसरा पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो जाए। वो चीज़ें मिनट में नज़र नहीं आ रही। और सेकेंडली जो चाइनीज़ कंसर्न मिनट्स में नज़र आया है कि आप एक रिवॉल्विंग फंड का हमने उनसे एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो वो बता दें कि उसके ऊपर कब हम वो फंड बनाते हैं, उसकी अमाउंट कितनी है, डिस्प्यूटेड है या आउटस्टैंडिंग? डिस्प्यूटेड तो नहीं है, बट आउटस्टैंडिंग। अच्छा, मैं आखिरी वाले आपके पॉइंट से शुरू कर देता हूँ। ये मीटिंग्स अभी बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये मीटिंग ली थी, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और एनर्जी मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं कि एक हमारा एक क्लियर पाथ टू रेजोल्यूशन जिसको कह सकते हैं आप, जिसके अंदर ये
रिवॉल्विंग फंड, कोई नया आइडिया नहीं है, ये तो ओरिजिनल उसके अंदर था। उसको उसके ज़रिए हल करवाया जाए या किसी भी तरीके से जो ओवरऑल सेक्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि गर्दिशी कर्जे जिस रफ्तार से पहले बढ़ रहे थे उसके अंदर बहुत कमी वाक़या हुई है। हम सेक्टर की रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं और उसी का हिस्सा जो है वो सीपेक की जो पेमेंट्स हैं, आप अमाउंट पूछ रहे थे 1.4 बिलियन डॉलर्स की टोटल लास्ट जो पेबल, क्यों खालिद 1.4 था, 230 बिलियन रुपया रुपए थे जो उसके पेबल्स हैं। दिस इज़ नॉट ओवरड्यू नेसेसरली, दिस इज़ टोटल पेमेंट जो ड्यू हैं। दूसरे आप जो बात करें ML1 की डिस्कशन जो है आपको पता है कि हमारी चलती रही है, अभी रिसेंटली भी हमारी मीटिंग्स हुई थी, तो वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हमारे ख्याल में JCC होने के बाद मज़ीद तक़वियत मिलेगी और आगे हमने जो फाइनेंशियल क्लोज अचीव करना है सबसे बड़ा उसके अंदर ज़ाहिर है ML1 ही है, उसके अंदर भी आसानी पैदा होगी। इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं जिक्र किया गया था, बट इन कुछ लिहाज से अगर आप देखें ना इवेंट्स हैव ओवरटेकन है। वो एक पाथ था, एक आइडिया था कि उसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के थ्रू होगा। जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन गए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बाहर भी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई। तो अब हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो फोकस है वो एक टारगेटेड सेक्टर वाइज अप्रोच के ऊपर है रादर देन के एक जेनेरिक फ्रेमवर्क हो जो तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए हो। जी बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट आई है पाइपलाइन में, कितनी, क्योंकि ये सीपेक का बेसिक एक सबसे बड़ा एलिमेंट है। और दूसरा KCR प्रोजेक्ट जो है उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखें KCR की जिक्र है इस JCC के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी साइड जो है वो BOT बेसिस के ऊपर यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर KCR करना चाहती है और पाकिस्तानी साइड ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि चाइनीज़ कंपनीज़ भी इसके अंदर हिस्सा लें, इसके अंदर शराकत करें। आपके लिए ख़बर मैं KCR की ये बता सकता हूँ कि KCR के ऊपर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको वज़ीर-ए-आज़म कराची जाके जो KCR का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए नज़र आएंगे। कल सुबह उसके CDWP अप्रूवल हो चुका है, एक्नेक की मीटिंग में कल सुबह है वो एजेंडा के ऊपर, और अगर कल एक्नेक पास कर देती है तो जैसे मैंने कहा उसके बाद चंद दिनों के अंदर जो है वज़ीर-ए-आज़म कराची जाके उसका इफ्तिताह कर लेंगे। दूसरा आपका एक तो KCR था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आज जो चाइना के NDRC के वाइस चेयरमैन जो हैं जो चाइनीज़ साइड से हेड करते हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे रशकई का जो है जिक्र भी किया और उसमें कितने को $2 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट की भी बात की। मैं ज़रा सा मोहतात रहता हूँ ये पहले से ये नंबर देने से, क्योंकि ये इनफरादी कंपनीज़ हैं, ये कोई हुकूमती माहिदे नहीं हैं। बट हमें ये पता है, आप किसी दिन खालिद आपको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए रशकई का ट्रिप, आप सबको साथ लेके जाएं रशकई, वहाँ पे जाके उसकी सेंचुरी स्टील का जो पहला प्रोजेक्ट है उसकी तो मशीनरी भी रिसीव होगी। ये जो लास्ट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा कि 9 CEOs आए थे जिन्होंने फैसलाबाद में और M3 के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो $845 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है विद ए फर्म कमिटमेंट टू डबल एंड ट्रिपल देयर इन्वेस्टमेंट फॉर द एक्सपेंशन। जी सर, मेरा सवाल ये है कि एक तो ये बता दें कि जो थापोर ट्राइकोट सेक्शन आज उसकी मंजूरी हो गई है और इसके साथ साथ चीनी जो साइड है उसने ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से अपने कंसर्न शो किए हैं और ये उन्होंने कहा है कि जहाँ पर चीनी वर्कर्स काम करेंगे वहाँ पर जो चीनी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो उनकी सिक्योरिटी के लिए होंगे, तो इस पर आपका क्या जवाब? नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं रेज़ किया और वो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसका उनको एहसास ज़रूर है और वो कंसर्न भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको अभी वो 2 या 3 दिन पहले मैसेज आया था कि वर्कर्स मोबिलाइज हो गए, दोबारा काम शुरू हो गया, उसका बता दें। ऐसा है जी कि देखिए जो हुआ था, मैंने लास्ट भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी गई नेवी ने भी, आर्मी ने भी, और उसमें उन्होंने ये बावर करवाया कि अब इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे। वो कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग फिर चाइना की जो एम्बेसी है उनको दी गई। उसके बाद जब चाइना एम्बेसी ने कम्युनिकेट किया तो जो काम रुक गया था एक्सप्रेस वे के अंदर वो रीमोबिलाइज हो गए लोग, तो माशाल्लाह वर्कर्स वापस आ गए काम पे, रीमोबिलाइज। ट्राइकोट या बिल्कुल जी, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमने अपनी रीअलाइनमेंट की फैसले करने, वो बिल्कुल वो शामिल है और वो प्रोजेक्ट किया जाएगा। वो साहब
केसीआर का आपने जिक्र किया, शकील साहब ने सवाल किया, उस हवाले से ये बताइए कि प्रीवियस गवर्नमेंट के एंड तक हम ये सुनते आए हैं कि जायका उसको 40 बिलियन रुपीस की फंडिंग फराहम करना चाहता है। आई मे बी रॉन्ग इन दैट फिगर बट देयर इज सम 40 और समथिंग लाइक फिगर जायका का। तो क्या अब ये जायका पीछे हो गया और इसको अब सीपैक के एम्बिट में ले रहे हैं? जायका एक्चुअली पिछले हुकूमत में नहीं था, ये तो बहुत पुरानी आप बात करें, ये जनरल मुशर्रफ के वक्त की बात है। उस वक्त जायका ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया था, पूरी इसकी फिजिबिलिटी बनी थी, लेकिन वो मंसूबा उस वक्त आगे नहीं चल सका। जैसे आपको पता है ये केसीआर के ऊपर तो 30 साल से काम हो रहा है, कोई भी हुकूमत इसके अंदर ग्राउंड के ऊपर पेशरफ्त नहीं कर सकी है। अब जो हम देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें हिदायत दी थी कि ये मंसूबा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से रेलवेज़, और उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि वो इंट्रा सिटी है या इंटर सिटी है, वो ज़िम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट करे। तो उसके बाद से हमने इसकी लीड ली और हमने ये फ़ैसला किया कि हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बनाना चाहते हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़ुद गवर्नमेंट जो है बेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना रही है। और ये भी बता दूं आपको कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने जा रहा है, तकरीबन उसकी जो अप्रूवल हुई है, CWP ने मंजूरी दी है, वो तकरीबन 21 अरब रुपए उसकी लागत है। उसमें से 6 अरब रुपए, ये भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का ही हिस्सा था, 6 अरब रुपए उसमें से सिंध गवर्नमेंट देगी, बाकी फेडरल गवर्नमेंट देगी। और जाहिर है उसके बाद जो 250 अरब रुपए का मंसूबा है वो तो पूरी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की होगी। अच्छा जी, आप पूछ लें, वैसे मैं आपका जवाब देता हूँ। आपने दासू का बताया कि वहाँ वाक़या हुआ कि लोगों को अरेस्ट करेंगे, उस वाक़े में जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, लगता ही है आपकी बातों से कोई पेश रखती है। और दासू पे काम की क्या पोजीशन है? बात यह है कि काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सेकंड जो ये है आपका सखर हैदराबाद मोटरवे, 3 साल में तो मुझे लगता है वो काम ही कुछ नहीं हुआ। अब उसकी पोजीशन क्या है, कब तक उस पर काम शुरू हो? सर मैं थोड़ी सी आपकी तसहीह कर दूं, 3 साल नहीं, सक्कर हैदराबाद मोटरवे तो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं बनी। आप ऐसे मैंने कहा कोई सुनने वाला, आप तो समझते हैं, मैंने कहा कि सुनने वाला कहीं ये ना समझे कि उस पर बड़ी ज़ोरों शोर से काम हो रहा था जो आने के बाद पिछले 3 साल में रुक गया, तो उस पर काम हो नहीं सका था। कोशिश की गई थी, कामयाबी नहीं हुई। आपको पता है कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे जो है वो पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी के बोर्ड ने अप्रूवल दी पिछले हफ्ते, और उसके बाद NHA जो है उसकी RFP पब्लिक में फ्लोट कर चुकी है, अखबार में इश्तार छप चुके हैं, और इनवाइट किया जा चुका है कंपनीज को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। जी सर, मैं दासू की, क्योंकि डे टू डे जो है उसको लोगों को पकड़ने के लिए क्या पेशरफ्त हो रही है, वो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो बेहतर पोजीशन में है। तो मैं मफरूज़े की बुनियाद पे मैं नहीं, काम अभी दोबारा वहाँ पे मोबिलाइजेशन नहीं हुई है मेरी नॉलेज के मुताबिक। जी उन्होंने पहले पूछा था गवादर का, मैं बता दूं। अच्छा जी, गवादर के पावर प्लांट के ऊपर आपको पता है कि वहाँ पे डिस्प्यूट हो गया था ऑन दी टैरिफ, और बहुत अरसे तक वो फंसा रहा कि वो उस टैरिफ के ऊपर काम नहीं करना चाहते थे। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि वो रिविजन पिटिशन डाल देंगे, लेकिन साथ वो अपनी फाइनेंशियल क्लोज की तरफ भी जाएंगे। वो इस वक्त फाइनेंशियल क्लोज करने के लिए उन्होंने अप्रोच किया हुआ है अपने लंदन एजेंसीज को। सर क्या नहीं सर, आज जो प्रेसिडेंट चाइनीज प्रेसिडेंट ने तकरीर की है, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने कोल प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया में हम किसी प्रोजेक्ट को हम परस्यू नहीं करेंगे, तो उसकी बेसिस के ऊपर हमारे जो एक्चुअली उन्होंने ये नहीं, मैं बताता हूँ, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो मुस्तकबिल में नए मंसूबे होने हैं उसमें हम कोल के प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी जहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स हो चुकी हैं वो मंसूबे हम ज़रूर मुकम्मल करेंगे। जी मैं तो आपकी एक चीज़ सुन लें सर। देखिए ML1 पे फाइनेंसिंग एग्रीमेंट पिछले 3 साल से इसके बारे में कोशिश है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है? मसलन एक डॉक्यूमेंट मैंने देखा था, उसमें ये था कि वो RMB करना चाहते हैं और हम मेरे ख्याल में डॉलर्स में कॉम्बिनेशन इंटरेस्टेड है। तो बात कहाँ पे रुकी हुई है? ये फाइनेंसिंग एग्रीमेंट क्यों फाइनल नहीं हो रहा? दूसरा सर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एक बाकायदा सिक्योरिटी डिवीजन क्रिएट किया गया था पूरी चाइनीज की, उसके लिए 2 हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा, तो वो सर, और बेसिकली उनका हेडक्वार्टर भी वहाँ उस ज़माने में सुना था जब बड़ा CPEC का बड़ा था कि हमारे वाक एंड में जो है उसका कोई बनाया जाएगा।
हेडक्वार्टर में, तो वो बुनियादी तौर पे कोई लैप्सेस भी हमें अपनी भी सोल सर्चिंग करनी चाहिए, वो कहाँ पे हुए हैं। अच्छा, इस तरह का वाकया हुआ है और आप सिक्योरिटी, आप जो इनास की बात कर रहे हैं, किस तरह का जो है वो आप अरेंजमेंट कर। अच्छा, ये कि उसका हेडक्वार्टर जो है वो वाह में बनाया जाए, ये तो मेरे ख्याल में मेहताब हैदर का रिकमेंडेशन थी उसके बारे में मुझे नहीं पता। जहाँ तक आप दासू के इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, आपको पता है दासू सीपैक प्रोजेक्ट नहीं है, और एक लर्निंग जो है और एक जो फैसला किया गया वो यही किया गया है कि हम ने सीपैक प्रोजेक्ट्स के लिए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हुए थे, तो वो जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कोई भी आ रही है उसके लिए फिर तमाम इन्वेस्टमेंट के लिए वो किया जाएगा। बट दासू इस वक्त जो है उस सिक्योरिटी ब्लैंकेट के हिसार में नहीं था, क्योंकि वो सीपैक का हिस्सा नहीं। सर ML1 के ऊपर ये एक से ज़्यादा इशूज़ हैं जिनके ऊपर बातचीत चल रही है। उसके अंदर से एक इशू ये भी है, चाइनीज़ की तरफ से रिक्वेस्ट ये है कि कॉम्बिनेशन हो, RMB और डॉलर की मिक्स फाइनेंसिंग हो। हमारी साइड जो है वो डिस्कशन करी थी, वो प्रेफर कर रहे थे कि डॉलर में हो, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो बोरिंग होती है वो डॉलर्स के अंदर होती है और इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा डॉलर्स के अंदर है। उसके अलावा जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी डिस्कशन हो रही थी। सो एक से ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर डिस्कशन जा रही है। जी, फिर मैं अभी आपके पास नहीं, अब अगली दफ़ा मैं राइट हूँ। बाएं बाजू की इससे पहले कि इल्ज़ाम लग जाए मेरे ऊपर, मैं दाएं बाजू पे भी आ रहा हूँ। जी एक्सक्यूज मी सवाल फिर से रिपीट कर। जी जी सही, जिसमें नेपरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करती है 7-3 पर ₹1 ₹1.5 बहुत सारी रकम बन जाती है, बहुत बिजली महंगी है। सही सही, इनके जो मंसूबे हैं, सही, इनकी भी IPPs हैं, सही, बाकी का टैरिफ सारा कैबिनेट कमेटी में एनर्जी की तरफ से सारा रिवाइज हुआ है। सही, तो क्या इनके मंसूबे जो चाइनीज़ के हैं, सही, उनको शामिल क्यों नहीं किया? हम इसलिए नहीं किया जा रहा, बड़ी सादा सी वजह कि जो हमारी चाइना के साथ ओवरऑल रिलेशनशिप है, उस पूरे तनाजुर के अंदर हमने इस इशू से डील करना है। चाइना से जो हमारी जो रिलेशनशिप है, चाइना हमारा इस वक्त FDI अगर आप देखें पाकिस्तान के बाहर से आधी से ज़्यादा सारी दुनिया एक तरफ और अकेला चाइना एक तरफ हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। और उसके अलावा हमारी जो रिलेशनशिप हर फोरम में दुनिया के जहाँ जितना मर्जी प्रेशर आता है, चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। जिस वक्त वैक्सीन आई दुनिया के अंदर और शुरू में हम वैक्सीन लेने की कोशिश कर रहे थे, सवाई चाइना के कहीं से वैक्सीन हमें नहीं मिलती थी। कोई आप सूरत हाल देख लें तो एक खुसूसी रिलेशनशिप है, और क्योंकि वो चाइना के साथ रिलेशनशिप खुसूसी है तो इसलिए उस इशू के साथ भी जो डील किया जाएगा वो एक खुसूसी तरीके से किया जाएगा। जी नहीं, वो हमें देखें, चाइना हमें एक से ज़्यादा दफ़ा मदद कर चुका है। और मैं आपको बताऊं खूबसूरत बात है, क्योंकि मैं अब ये अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया आपको शहबाज राना की जो अफवाहें हमेशा गलत निकलती हैं, तो ये ज़रा ख्याल रखना। ये जो है ना, सारी दुनिया जो है वो आपके लिए कोई भलाई करती है तो वो कहती है जी 100 दफ़ा दुनिया को बताओ कि हम भलाई कर रहे हैं। चीन ऐसा भी आपके साथ भलाई करता है जिसमें वो कहता है कि हम कर तो रहे हैं, बताना ना। चाइना जैसा दोस्त आपको मिलना मुश्किल है। ये बता दें कि आपके गुजरा की जानिब से कुछ चीनी कंपनियों में करप्शन के इल्जाम लगाए गए थे, वो मामला कहाँ तक पहुँचा, कुछ साबित हुआ है करप्शन? सर, जो करप्शन का सिस्टम जो है बड़ा सादा सा सिस्टम है। नैब है, इन्वेस्टिगेशन करती है, नैब को लगेगा करप्शन हुई हुई है तो ज़रूर उसके ऊपर एक्शन ले लेगी। हुकूमत जो है डायरेक्टली उसके अंदर इख्तियार नहीं रखती, वो नैब रखती है इख्तियार। हमारे वज़रा ने तो बहुत सारे और पाकिस्तान के सियासी लीडर्स जो हैं उनके बारे में भी किया हुआ है, तो अगर हमारे पास कंट्रोल होता तो शायद फैसले जल्दी हो जाते, लेकिन नैब आज़ाद इदारा है, वो अपने खुद फैसले करते हैं। हो सकता है गलत भी हो सकते हैं, इल्ज़ाम हो सकता है गलत हो सकते हैं। इसमें चाइनीज़ कंपनी पे इल्ज़ाम गलत होने की चांसेस ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी सियासतदान पे इल्ज़ाम गलत होने की चांसेस कम है। ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका एक आजकल ऑपोजिशन भी उठा रही है, मतलब ये सब कह रही है कि ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर की है और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें कंफर्टेबल जो हमारी पॉलिसी अगर होती है, अगर वो जो समझते हैं वो एडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। और दाइश की प्रेजेंस, तालिबान का आना, तो उस सूरत हाल में आप सीपैक को
में आप सिक्योरिटी का कितना एक्सपेंडिचर पड़ता है, और ये 2 डिवीजन जो है इनका कितना, और उसके साथ एक सवाल और सर, ये कोस्टल आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि इसमें आपने सिंध गवर्नमेंट को लूप में लीजिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भी वहाँ कोस्टल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम करती है, तो ये अगर सेपरेट काम होगा तो वो एक अजीब सा होगा। नहीं सर, उसके अंदर जो पोर्ट रिलेटेड जो काम है वो तो जाहिर है फेडरल जिम्मेदारी है, तो नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करेगा। अगर कोई ऐसा काम है जिसके अंदर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है तो मिलकर काम किया जाएगा। आपको पता है हम इस वक्त हमारे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मंसूबे चल रहे हैं, जिसमें सिंध हुकूमत के साथ जहाँ पे भी हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम करते हैं उनके साथ। दूसरा आपका जो सवाल था ना वो बहुत अहम सवाल था, और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमने फॉरेन पॉलिसी के अंदर फ़ैसले किए इस मुल्क की तारीख़ के अंदर, जो शायद उस वक़्त जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, इक़्तिदार में थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच के शायद कोई फ़ैसले किए हों, लेकिन हमने बड़ी भारी कीमत अदा की है दूसरों की जंग के अंदर, चाहे वो गर्म जंग हो या सर्द जंग हो, उसका हिस्सा बनकर। मैं सिर्फ वॉर एंड टेरर की नहीं बात कर रहा। इसलिए पाकिस्तान की बिल्कुल वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी है। चाइना से जो हमारा ताल्लुक़ है, हमारा रिश्ता है, हमारी दोस्ती है, उससे हम 1 इंच ना पीछे हटेंगे और ना हम अपोलोजेटिक हैं इसके ऊपर। हमें बड़ा फ़ख्र है इस रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन ना चाइना हमसे कभी मुतालबा करता है कि इस रिश्ते को किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, और ना हम करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे सर मैं मुकम्मल कर लूँ ना सर, मैं मुकम्मल कर लूँ ना। देखिए इस वक्त आपकी नेबरहुड के अंदर क्या हो रहा है, आप मेरी गवाही ना सुने। एक राइट विंग रेडियो कमेंटेटर है अमेरिका में, जॉन बेक के नाम से, राइट विंगर है, उसको इस्लामोफोब भी कुछ लोग कहते हैं। ज़रा सुन लें वो पाकिस्तान के बारे में और इमरान खान के बारे में क्या कह रहा है, और उसके प्रोग्राम पे जाके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का रिपब्लिकन प्रेसिडेंट इमरान खान के बारे में और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के बारे में क्या कह रहा है। वो इसलिए IMF आपकी तारीफ क्यों कर रहा है, मैं अब इकोनॉमिक्स की नहीं बात कर रहा, मैं खित्ते के अंदर जो हालात हैं और उसमें पाकिस्तान किस तरीके से अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, IMF, जर्मनी, डेनमार्क, आप दुनिया को उठा के देख लें, सब तारीफ करें, और मेरे ख्याल में सब पाकिस्तानियों के लिए वो खामोश हैं, उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है, उनकी मर्जी है। वो भाई वो जी क्या करते हैं सर वो अमेरिका का जो आमिर लियाकत है उसके प्रोग्राम पे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने इतने वोट्स लिए पिछले इलेक्शन में कि किसी रिपब्लिकन कैंडिडेट ने अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं लिए, वो इलेक्शन हार गया। उस आदमी की बात सुन ले आप, ग्लेन बेक की ना सुने। शौकत तरीन साहब का टेन्योर 15 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि उनको इलेक्ट कहां से करवाना है। आपकी पीटीए के अंदर पोजीशन भी है, तो इसका क्या स्टेटस क्या है शौकत तरीन का, और लेट्स से अगर वो नहीं इलेक्ट होते बिकॉज़ ऑफ एनी रीजन, तो अगर आपको फाइनेंस में दोबारा ऑफर होती सही। अच्छा, ये शहबाज राना ने फैसला ये किया है कि संजीदा जर्नलिज्म जो है ना उसमें मज़ा नहीं है तो कुछ चस्का लिया जाए। अच्छा देखें सर, ये देखें मैं आपको वही जवाब दूंगा जिस दिन, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है तो आप खोल के देख सकते हैं कि असद उमर अभी गलत बात तो नहीं कर रहा। मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर मैंने अनाउंस किया कि जनाब मैं अभी वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देकर आ रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझसे सवाल पूछा था, मैंने क्या जवाब दिया था? भाई बाकी हर पॉलिसी के ऊपर मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, हमारी भी कंट्रीब्यूशन है, तो हम अपनी राय रखते हैं और हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म हमारी भी बात सुने। एक काम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कुल इख्तियार है, और वो वज़ीर आज़म है, और वो क्या काबीना में वो अपनी टीम में किसको खिलाना चाहता है। जिस मर्जी को खिलाना चाहेंगे वो खिलाएंगे, जब तक खिलाना चाहेंगे खिलाएंगे। तकरीबन 2 साल से हुए, तो इसमें सर जो डिसीजन हुए हैं ये सेकंड फेज के हवाले से जो मंसूबे हैं वो कितने हैं और उनकी टोटल तकरीबन मालियत कितनी बनी है? सर देखें, ये पहली बात तो JCC के अंदर बिल्कुल ताख़ीर हुई, लेकिन उसकी वजह से CPEC की प्रोग्रेस नहीं रुकी। पिछले साल कोई 2020 में कोविड की वजह से कोई JCC नहीं हुई, लेकिन 2 नए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बने
ज़राअत का बना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बना। मैं सिर्फ एक चीज़ की मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी मैं आपको बहुत सारी और मिसालें दे सकता हूँ। SEZs दोनों ने जो काम करना शुरू किया पिछले साल करना, तो वो काम चलता रहा है। दूसरा जो देखें, ये CPEC अब उस स्टेज से गुजर गया है। ये जो था ना पहला स्टेज, बड़े बड़े मंसूबे, चंद मंसूबे, हुकूमत बराह रास्त उनके अंदर इन्वॉल्व, अब ये वहाँ से निकल रहा है, ये एक ओवरऑल इकॉनमी के अंदर फैलता जा रहा है। यहाँ पर चंद फैसले नहीं होंगे, यहाँ पर सैकड़ों और उम्मीद है हज़ारों सरमायाकारी के फैसले होंगे जो इनफरादी कंपनीज कर रही होंगी। तो वो जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था कि जी अगले 5 साल में $25 बिलियन होंगे, वो वाला स्टेज अब गुजर गया। थैंक यू वेरी मच जी। आखिरी दाएं दाएं बाजू की कुव्वतों से आखिरी 2 सवाल सर, एक नहीं 2 लेते, बताइए। यार अच्छा, आपने मेरी उम्र में अगर किसी पे भागने का इल्जाम लगे तो ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट है कि भाग सकता है। अच्छा सर ये पूछना ये है कि जितने भी CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, $60 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट का मतलब बताया जा रहा है, उसका पे बैक तो एंड कंज्यूमर ही होगा ना, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो कितना होगा वो बता दें। ACC में जो भी डिसीजन है उसमें जो टोटल वॉल्यूम है उसका पे बैक एंड कंज्यूमर पर कितना आएगा। और प्लस सर प्लानिंग कमीशन की ये रवायत रही है कि यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए और जो कमीशन और किकबैक का इशू है उस पर कैसे आप वो कर सर, चले दोनों तीनों चीज़ों पे कमेंट कर देते हैं। पहली बात तो जो आपने पूछी कि $60 अरब का, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन से $60 अरब के मंसूबे, मुझे तो इस बारे में मुझे कोई $60 अरब के मंसूबों का नहीं पता। वो पहले मंसूर साहब को मैंने जो आपको बताया था उसके अंदर था कि $25 बिलियन में से $13 बिलियन के इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, $12 बिलियन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है, बाकी ज़ेरे गौर हैं। अच्छा, तो ये अब आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले बात की ना, जो शुरू के मंसूबे, मसलन अगर बिजली का मंसूबा बनता है तो उस बिजली के मंसूबे ने तो सरकारी निज़ाम के अंदर आना है, CPPA ने बिजली ख़रीदनी है, हुकूमत ने टैरिफ मुतय्यन करना है। लेकिन अगर वहाँ पर मैं मसलन एक कंपनी की मिसाल पहले जिसकी दे रहा था, अगर वो एडिडास के लिए ट्रैक सूट बना रहा है लाहौर में और वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तानी सारिफ पे कोई नहीं है। और अगर वो कमर्शियल प्रोडक्ट बेचता है तो सारिफ की मर्जी, खरीदना चाहे खरीद ले, नहीं खरीदना चाहते ना खरीदे, चाहे हुआवे का फ़ोन हो या कोई हो। तो अब जो आगे ज़्यादातर जो मंसूबे आ रहे हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर के मंसूबे हैं और वो इनफरादी फैसले होंगे, सारिफ की मर्जी है, खरीदना चाहता है ना खरीदे। और हमारी उम्मीद ये है कि जैसे अब चंद एक्सपोर्ट के मंसूबे यहाँ पे आए हैं, इनकी तादाद बढ़ेगी। दूसरे आपने जो बात की कि सवाल ये है, नवाज शरीफ साहब की जैली वैक्सीनेशन हुई है क्योंकि आप NCOC को भी ऐड कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन कार्ड बना है, 2 मुलाजिम हैं हॉस्पिटल के अस्पताल, तो बताएं क्या करेंगे सर। ये मुझे आपके ज़रिए पता चला, मुझे इसका पहले पता नहीं था, लेकिन ताज्जुब मुझे नहीं हुआ क्योंकि उनकी जो ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत रही है तो वैसे जाली कामों की रही है। चाहे वो कॉलिबरी फॉन्ट हो तो वो भी जाली निकलता है, वो उनकी जो प्लेटें ऊपर नीचे होती थी वो भी जाली निकली, तो वैक्सीनेशन भी बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि उन्होंने जाली करा ली हो। ये बता दें सर, जो आप फैसले करते हैं उनके पर अमल दरामद के आप नेट शर्ट में बताना चाहें वो क्या होगा। और दूसरी बात के सर, जो आने वाला हमारा विंटर का सीजन है उसके लिए LNG की इंपोर्ट से मुताबिक आपके फैसले, इसी तरह जो गैस टैरिफ है उससे मुताबिक आपके फैसले क्या हैं सर। LNG इंपोर्ट से ये तो है, वो तो ऑपरेशनल इशू है, वो उसका CCOE नहीं उसके अंदर इन्वॉल्व होती, वो तो एनर्जी मिनिस्ट्री आपको बता सकती है कि ऑपरेशनल इश्यूज में वो क्या डिसीजन मेकिंग आगे करने जा रहे हैं। जहाँ तक कि वो डिमांड उनकी बदलती रहती है, सही ठीक है सही समझ गया मैं, और एक हद तक ठीक भी है, और पावर डिवीजन का भी कसूर नहीं है। मैं भी इस पर कमेंट कर देता हूँ इसका। देखें, CCOE फैसले एक्चुअली कोई भी नहीं करती है। तमाम काबीना की जो कमिटीज़ हैं वो सिफारिशात देती हैं काबीना को, फैसले काबीना के होते हैं और वो पूरा एक निज़ाम है। काबीना फैसला करती है, कैबिनेट सेक्रेटरी और कैबिनेट डिवीज़न की जिम्मेदारी होती है उसका फॉलोअप लेना के काबीना के, और हर चंद महीनों के बाद काबीना के अंदर एक कैबिनेट डिवीज़न प्रेजेंटेशन करती है और वो बताती है कि कितने काबीना ने फ़ैसले किए, उसमें से किस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, किस किस मिनिस्ट्री ने उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, तो उसकी बाकायदा रिपोर्टिंग होती है। आखिरी पार्ट जो आप कह रहे थे, देखें
हमारा ये कसूर जो है वो ना पेट्रोलियम डिवीज़न का है ना ये पावर डिवीज़न का है। जब भी आप कोई ऐसा निज़ाम चलाते हैं, कोई भी अगर आप पाकिस्तान में फैक्ट्री चलाने की कोशिश करें जिसका खाम माल मुल्क से बाहर से आप लेकर आएंगे ना, तो उसकी कम से कम भी जो प्लानिंग करता है तो लोग बोलते हैं कि जी 1 महीने की या 6 हफ्ते की स्टोरेज कैपेसिटी उस खाम माल की होनी चाहिए। आप पूरी पाकिस्तान का सप्लाई चेन रन कर रहे हैं एनर्जी का और आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं। तो ये जो हमें मुश्किलात नज़र आती हैं ये रहेंगी जब तक स्टोरेजेस नहीं बिल्ड होंगे। और आज के जो JCC के मिनट्स हैं उसके अंदर एक चीज़ जो मौजूद है वो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी है कि स्ट्रेटेजिक स्टोरेज, गैस स्टोरेज के लिए क्या किया जाए। थैंक यू जी। वज़ीर असद उमर और चेयरमैन CPEC मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आगाह किया जा रहा था कि इस वक्त CPEC की सूरत हाल और अगले